गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। चलिए बात करते हैं इस बुलेटिन की पहली खबर के बारे में, जिससे सब जगह हड़कंप मच गया। जी हां, बिहार के पूर्णिया जिले से मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अब्दुल्लाह सलीम चतुर्वेदी को उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई सोमवार देर शाम अमौर थाना क्षेत्र के दलमालपुर गांव में की गई। मौलाना मूल रूप से अररिया जिले के जोकीहाट के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। मौलाना की गिरफ्तारी के दौरान इलाके में कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। चश्मदीदों के मुताबिक सादे कपड़ों में आए कुछ लोग अचानक मौलाना को अपने साथ ले गए। ऐसी भी खबरें सामने आई कि इस घटना के दौरान हथियार लहराए गए थे, जिससे स्थानीय लोगों को लगा कि ये कोई अपहरण की घटना है। शुरुआती कुछ घंटों में स्थानीय पुलिस की तरफ से कोई साफ जानकारी न मिलने के कारण अफवाहें तेजी से फैल गई, लेकिन स्थिति तब साफ हुई जब अमौर के विधायक अख्तरुल ईमान ने स्थानीय थाने से संपर्क किया। इसके बाद पुष्टि हुई कि ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने की है। विधायक ने मौलाना के परिजनों से भी बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि पूरी प्रक्रिया कानून के तहत हो रही है। उनके बयान के बाद किडनैपिंग की आशंका खत्म हो गई और माहौल सामान्य होने लगा। इस पूरे मामले की जड़ एक वायरल वीडियो को बताया जा रहा है। मार्च 2026 की शुरुआत में एक धार्मिक सभा के दौरान मौलाना ने उत्तर प्रदेश के गौकशी कानून पर टिप्पणी की थी। इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिन्हें आपत्तिजनक और अभद्र बताया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक विवाद बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बलरामपुर और बहराइच समेत कई स्थानों पर अलग अलग शिकायतों के आधार पर केस दर्ज हुए। आरोपों में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, समाज में वैमनस्य फैलाना और आपत्तिजनक टिप्पणी करना शामिल है। मौलाना के खिलाफ 120 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। बलरामपुर में 7 मार्च को भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा की तहरीर पर कोतवाली नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। वहीं बहराइच में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े पदाधिकारी की शिकायत पर दूसरा केस दर्ज हुआ। इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें धार्मिक भावनाएं भड़काने और गलत सूचना फैलाने जैसे आरोप शामिल हैं। आपको बता दें, मौलाना अब्दुल्लाह सलीम कासमी, जिन्हें चतुर्वेदी नाम से भी जाना जाता है, सीमांचल क्षेत्र में एक चर्चित इस्लामिक स्कॉलर हैं। उनके भाषण यूट्यूब और सोशल मीडिया पर काफी देखे जाते हैं। वे धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते रहे हैं। हालांकि उनके बयानों को लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं। फिलहाल उन्हें उत्तर प्रदेश ले जाकर एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आई, आपको बताते हैं। एक एक्स यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, मौलाना साहब की गिरफ्तारी हुई, लेकिन यति नरसिंहानंद और टी राजा आजाद हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती मुझे बहुत पसंद है। वसीम अकरम त्यागी ने एक्स पर लिखा, एक मौलाना सलीम चतुर्वेदी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने 2 साल पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी का वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ तो यूपी एसटीएफ मौलाना सलीम चतुर्वेदी को बिहार से गिरफ्तार करके लाई है। एक यति नरसिंहानंद है, यूपी के ही रहने वाले हैं। उनके बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिसमें उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खूब बुरा भला कहा है, खूब अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणी की है। क्या यूपी एसटीएफ यति नरसिंहानंद को भी ऐसे ही गिरफ्तार करेगी जैसे मौलाना सलीम चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है? एआईएमआईएम सदस्य मोहम्मद मुबशशीर ने एक्स पर लिखा, जिस तरह से वो चल रहा है उससे लगता है कि उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है। अख्तर उलमन एमएलए, आदिल हसन एडवोकेट, इस मामले को कोर्ट में उठाया जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि इस केस में यूपी पुलिस द्वारा शारीरिक उत्पीड़न किया गया हो? वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद मौलाना की एक वीडियो और सामने आई, जिसमें वो सीएम योगी आदित्यनाथ से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। इस पर एआईएमआईएम मेंबर शादाब चौहान ने एक्स पर लिखा, ये कौन सी कानूनी प्रक्रिया है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से वीडियो बनवाया जाए? आखिर कैमरामैन कौन था और उनको ये बयान लिखकर किसने दिया है? पुलिस का काम कानून व्यवस्था मेंटेन करना है। सवाल ये है कि जितनी जल्दबाजी बिहार से पकड़कर लाने में दिखाई है यूपी पुलिस ने, क्या उतनी ही जल्दबाजी बीजेपी और मुख्यमंत्री जी के ताल्लुक से बकवास करने वाले नरसिंहानंद पर भी की जाएगी, जो गाजियाबाद में रहता है? वहीं अब जो मामला है उसको सुनकर आपकी भी रूह ताजा हो जाएगी और दिल को एक सुकून मिलेगा। जी हाँ, एक ऐसा वाकया जो आपको भी हैरान कर दे, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की दूसरी खबर में। दुबई प्रिंसेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बेहद खूबसूरत, दिल को छू लेने वाला और इबरत से भरपूर वाकया शेयर किया, जिसे पढ़कर लोग गहराई से मुतासिर हो रहे हैं।
ये वाकया हिंदुस्तान के सूबे केरल के एक मशहूर और आदिल बादशाह चेरामन पेरुमल से मुतल्लिक बताया जाता है। रिवायत के मुताबिक वो चेरा सल्तनत के एक इंसाफ पसंद, दानिशमंद और अपनी रियाया का ख्याल रखने वाले हुक्मरान थे। उनकी शख्सियत में तहम्मुल, हिकमत और सच्चाई की तलाश का जज्बा साफ नजर आता था। एक रात का वाकया है, वो अपने महल की बालकनी में तन्हा खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने देखा कि चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। ये मंजर इतना अजीब और हैरत अंगेज था कि वो सख्त परेशान हो गए। अगले ही दिन उन्होंने अपने पुजारियों, ज्योतिषों और मशीरों को बुलाया और इस अजीब वाक्य के बारे में पूछा, लेकिन किसी के पास इसका कोई काबिल एतमाद जवाब नहीं था। हर शख्स अपनी अपनी ताबीर पेश करता रहा, मगर बादशाह का दिल मुतमईन ना हुआ। कुछ अरसे बाद मालाबार के साहिल पर तिजारत के लिए आने वाले अरब ताजिरों से उनकी मुलाकात हुई। जब उन्होंने इस मंजर का जिक्र किया तो ताजिरों ने उन्हें बताया कि अरब में एक अजीम शख्सियत प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी ओपन हिम ने नबूवत का ऐलान किया है और चांद का 2 टुकड़ों में बढ़ जाना उनकी एक बड़ी निशानी है। ये सुनकर बादशाह के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। उन्हें महसूस हुआ कि शायद ये वही हकीकत है जिसकी वो तलाश में थे। उन्होंने बिना देर किए सच को कबूल करने का फैसला किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपना तख्तो ताज, अपनी सल्तनत और ऐशो आराम छोड़ दिया और अरब का लंबा और मुश्किल सफर इख्तियार किया। सफर आसान नहीं था, समंदर, रेगिस्तान और दूरियां, मगर उनके इरादे मजबूत थे। आखिरकार वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात रसूल अकरम पीस बी ओपन हिम से हुई। उन्होंने अदब के साथ बैठकर आपसे गुफ्तगू की, अपने सवालात पेश किए और हकीकत को समझा। फिर उन्होंने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह वो हिंदुस्तान से इस्लाम लाने वाले पहले शख्स बने और उन्हें सहाबी का शरफ हासिल हुआ। उनका इस्लामी नाम ताजुद्दीन बताया जाता है। रिवायत में ये भी जिक्र मिलता है कि उन्होंने अपने वतन केरल से अदरक का अचार बतौर तोहफा पेश किया, जिसे बड़े एहतिराम के साथ कबूल किया गया। जब वो अपने वतन लौटने लगे तो रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई। सफर की सख्तियां की वजह से वो संभल ना सके और आखिरकार उनका इंतकाल हो गया। उन्हें ओमान के शहर सलालाह में दफन किया गया, एक ऐसी जगह जो अपनी हरियाली की वजह से केरल की याद दिलाती है। आज भी वहां उनकी कब्र का जिक्र किया जाता है और लोग उसे अदब से याद करते हैं। इस वाक़े को शेयर करते हुए दुबई प्रिंसेस ने यह पैगाम दिया कि इस्लाम हिंदुस्तान में तलवार, जंग या जबरदस्ती से नहीं, बल्कि सच्चाई की तलाश, दिल की गवाही और हक को पहचानने से दाखिल हुआ। ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने एक निशानी देखी, उस पर गौर किया, सच्चाई को पहचाना और फिर पूरी जिंदगी बदल दी। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि हिदायत का आगाज दिल से होता है और जब दिल सच्चाई को कबूल कर ले तो रास्ते खुद ब खुद आसान होते चले जाते हैं। इस पूरे वाक़ये को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, केरल में लगभग 95% लोग लिटरेट है और इसे भारत का एक मिसाल राज्य माना जाता है। वर्तमान में ताजुद्दीन बाबा की दरगाह नागपुर में स्थित है, जो भारत की शीर्ष 5 सूफी दरगाहों में गिनी जाती है। भारत की प्रमुख 5 सूफी दरगाहें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, हजरत निजामुद्दीन ओलिया दरगाह, शेख सलीम चिश्ती दरगाह, हाजी अली दरगाह, ताजुद्दीन बाबा दरगाह। एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये कहानी मुझे मेरे पिता ने एक हिंदू राजा के बारे में बताई थी और ये केरल में भारत की पहली मस्जिद से जुड़ी हुई है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद चेरामन जुम्मा मस्जिद को भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। इसका निर्माण 629 ईस्वी में हुआ था। क्या है मामला, बताएंगे आपको इस बुलेटिन की तीसरी खबर में। वो कुछ लोगों के अलावा किसी को पास आने नहीं देते थे, बड़े बड़े लोगों को छोड़कर किसी को पास नहीं आने देते थे और महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। जब हमने ये सब देखा तब से हमने वहां जाना बंद कर दिया। मीरगांव के संतोष हिंगे बीबीसी को अशोक खरात के बारे में ये बातें बता रहे थे। मीरगांव नासिक जिला के सिन्नर तालुका का एक छोटा सा गांव है, जिसकी आबादी लगभग 2500 है। इसी गांव में अशोक खरात ने शिवनिका संस्थान की स्थापना की थी। अशोक खरात को महिलाओं के यौन शोषण के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीबीसी के मुताबिक गांव के लोग अशोक खरात के बारे में खुलकर बात करने से बच रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, हमारा इंटरव्यू मत लीजिए, हमें डर लगता है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर अशोक खरात जेल से बाहर आ गया तो वो उन्हें परेशान कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अशोक खरात सिन्नर के कहंडलवाड़ी गांव के रहने वाले हैं। उनकी संस्था की किताब में दावा किया गया है कि उन्होंने बीएससी तक पढ़ाई की है और मर्चेंट नेवी के सबमरीन विभाग में 22 साल तक कप्तान के रूप में काम किया है। संतोष हिंगे ने बीबीसी को बताया कि अशोक खरात को हमारे गांव में आए 15-16 साल हो गए हैं। उन्होंने पहले यहां 17-18 एकड़ जमीन खरीदी, फिर ईशानेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। मंदिर को बहुत भव्य और आकर्षक बनाया गया, जिससे महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार को यहां भीड़ बढ़ने लगी और यात्राएं होने लगी। इस वक्त महाराष्ट्र समेत पूरे देश में इस मामले की चर्चा हो रही है। इस केस में आरोप है कि धार्मिक पूजा पाठ और अनुष्ठानों के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण किया गया। इस मामले में कई गंभीर शिकायतें दर्ज हो चुकी है। साथ ही अशोक खरात की रूपाली चाकणकर और कई बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया।
इसी के चलते रूपाली चाकणकर ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब किसी आरोपी के साथ इतने करीबी संबंध हो तो निष्पक्ष न्याय मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस्तीफा देना सही कदम है। अशोक खरात अंक गणना के जरिए लोगों का भविष्य बताते थे। वे लोगों को उनके अतीत की बातें बताते थे जो सही लगती थी। इसी वजह से लोग उन पर विश्वास करने लगे थे। वे भक्तों से पूजा पाठ और कर्मकांड करवाते थे। एक शिकायत के मुताबिक वो धार्मिक वस्तुएं 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में बेचते थे और पत्थर लाखों में बेचते थे। मंदिर में नकली सांप और बाघ रखकर लोगों को डराया जाता था, ये भी शिकायत में दर्ज है। मीरगांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर उनका एक बड़ा फार्म हाउस है जो पत्थर से बना हुआ है। पहले वहां एक छोटा सा शेड था, लेकिन अब ये 3-4 मंजिला इमारत बन चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 16 एकड़ में बने इस फार्म हाउस पर करीब 18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हर 8-10 दिन में वो यहां आते थे और उनके साथ बड़ी गाड़ियों का काफिला होता था। ये फार्म हाउस जाम नदी के किनारे है, जहां मंदिर भी स्थित है। गांव वालों का आरोप है कि नदी के तल में भी कब्जा किया गया है। गांव के भागवत शेल के बताते हैं कि मंदिर के चारों तरफ जाली लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए और कई लोगों की जमीन भी ले ली गई, जिससे उन्हें अपने खेत छोड़ने पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने शिवनिका संस्थान को पीने के लिए 39 लाख लीटर पानी देने का फैसला किया था, जो 48 किलोमीटर दूर दारणा बांध से आता था। अब इस पानी की सप्लाई बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि इस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए किया गया। सरकार ने मंदिर के विकास के लिए पहले 1 करोड़ 5 लाख रुपए और 2017-18 में 25 लाख रुपए भी मंजूर किए थे। गांव वालों का कहना है कि अशोक खरात ने मीरगांव में ही 50-55 एकड़ जमीन खरीदी है। जांच में अब तक करीब 40 करोड़ 87 लाख रुपए की संपत्ति का पता चला है। बताया जाता है कि उनके भक्तों में बड़े अधिकारी, नेता, उद्योगपति और डॉक्टर शामिल थे। उनसे मिलने के लिए 10,000 रुपए तक देने पड़ते थे और 2 महीने का इंतजार करना पड़ता था। नासिक के कनाडा कॉर्नर इलाके में उनका एक ऑफिस भी है जो फिलहाल बंद पड़ा है। जिस महिला ने पहली शिकायत दर्ज कराई, उसने बताया कि उसे शादी और घरेलू समस्याएं दूर करने के नाम पर बार-बार बुलाया गया और उसके साथ अत्याचार किया गया। शिकायत करने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्हें धमकाया जाता था कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो उनके पति या बच्चों को नुकसान होगा। बीबीसी के मुताबिक जब पत्रकारों ने अशोक खरात या उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। उनके वकील ने भी कुछ कहने से मना कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि 8 महिलाओं से जुड़े 35 वीडियो मिले हैं। इनमें कथित तौर पर जादू टोना और तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं के साथ गलत काम किए गए। अशोक खरात के खिलाफ यौन शोषण और जादू टोना विरोधी कानून के तहत 5 मामले दर्ज हैं। इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कहना है कि जादू टोना विरोधी कानून का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। समिति के कार्यकर्ताओं के अनुसार पुलिस को इस कानून को लेकर पूरी जानकारी नहीं है और हर थाने में सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की गई है। फिलहाल इस मामले में और पीड़ितों की तलाश की जा रही है और आरोपी की संपत्ति की भी जांच हो रही है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या इसमें किसी सरकारी अधिकारी की मिलीभगत थी। गांव वालों की मांग है कि अशोक खरात को सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई और इस तरह लोगों को धोखा ना दे सके। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इतने बड़े स्तर पर काम करने के पीछे उसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। द वॉइस नाम के एक्स यूजर ने लिखा, क्या एक टेबल किसी का 200 करोड़ का साम्राज्य रातों रात गिरा सकता है? ये कहानी है मर्चेंट नेवी के पूर्व कप्तान अशोक खरात की, जिसने रिटायरमेंट के बाद खुद को ज्योतिषी और भगवान जैसा दिखाना शुरू किया। लोग अंधभक्ति में डूबते गए, लेकिन एक वायरल वीडियो टेबल से जुड़े लीक ने पूरे खेल को उजागर कर दिया। कथित तौर पर 58 महिलाओं से जुड़े चौंकाने वाले आरोप सामने आए, जिससे उसका साम्राज्य हिल गया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने आस्था के नाम पर हो रहे शोषण पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, बाबा का वीडियो भाग 20। ओशो ने एक पुस्तक लिखी थी, संभोग से समाधि की ओर। लोग उल्टा कर रहे हैं, ये समाधि से संभोग की ओर चल पड़े हैं। लोग दुखी होते हैं तो अब अपना भविष्य जानने के लिए बाबाओं के पास चले जाते हैं। ये बाबा लोग क्या करते हैं? एक एक्स यूजर लिखती है, धूर्त नीच पाखंडी अशोक खरात कैसे बना मासूम महिलाओं के लिए खतरा। अशोक खरात नासिक, एक के बाद एक वीडियो से हो रहा है खुलासा, कितनी महिलाओं को नोच कर खाया दरिंदे ने। हैशटैग अशोक खरात, हैशटैग रूपाली चणकर, हैशटैग मुंबई टू कॉन्कन। आजकल एक कपल की शादी बहुत ही चर्चा में है। शायद आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं साकिब सैफी और कनिका शर्मा की शादी के बारे में। आइए बात करते हैं इस बुलेटिन की चौथी खबर में। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से साकिब सैफी और कनिका शर्मा की शादी को लेकर जबरदस्त चर्चाएं चल रही थी। दोनों अपनी शादी की तैयारियों को लेकर काफी एक्टिव थे और लगातार अपनी शॉपिंग, शादी के कार्ड्स और अन्य तैयारियों की झलक फैंस के साथ शेयर कर रहे थे।
लेकिन अब इन चर्चाओं पर विराम लग गया है, क्योंकि जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो तैयारियों के नहीं बल्कि शादी के हैं। सोशल मीडिया पर कनिका शर्मा की हल्दी से लेकर अन्य फंक्शंस तक के कई वीडियो वायरल हुए। इसके बाद शादी के भी वीडियो सामने आए, जिनमें कनिका दुल्हन के लिबास में और साकिब दूल्हे के रूप में नजर आए। हालांकि शादी के वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि साकिब ने हिंदू रीति रिवाज से फेरे लिए हैं, जिससे वो हिंदू हो गए हैं। इस तरह के कई कमेंट्स और रिएक्शंस देखने को मिले। एक यूजर ने लिखा, मुबारक हो लड़का हिंदू बन गया, अस्तगफिरुल्लाह। एक और यूजर ने लिखा, ले भाई साकिब तू तो हो गया काफिर, तेरा ईमान तो गया भाई, अब अपना नामकरण भी कर ले, साकिब शर्मा हो जा अब। मुसलमान तो तू अब नहीं रहा, ये बात तो साफ है, चाहे तो कोई और भी पूछ ले। एक और यूजर ने लिखा, सिंदूर नहीं लगाते हमारे यहाँ, ऐसे निकाह नहीं माना जाएगा। आपने नहीं बताया सर इनको, आप तो मुस्लिम हो, आपको तो बताना चाहिए था। इसी बीच निकाह की तस्वीरें भी वायरल हो गई। इन तस्वीरों में कनिका निकाह की दुल्हन के रूप में और साकिब दूल्हे के रूप में दिखाई दिए। इतना ही नहीं, दोनों को निकाहनामा पर साइन करते हुए भी देखा गया। एक यूजर ने लिखा, 4 महीने बाद इसकी भी खबर आएगी कटने की, हलाला करने की। एक और यूजर ने लिखा, फ्रिज साथ में लेकर गई हो या फिर तेरा अब्दुल ही खरीद के तुझे उसमें डालेगा। वहीं इन सभी को जवाब देते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, पंडित हिंदू लड़की कनिका शर्मा और मुस्लिम लड़के साकिब सैफी जल्द अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। रमजान महीने में कनिका शर्मा ने हिजाब पहना था, जिसके बाद हिंदू धर्म के लोगों ने उनको लव जिहाद का शिकार बताया, जबकि साकिब सैफी और कनिका शर्मा ने पहले ही बता दिया कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अब शादी कर रहे हैं। लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है। हिंदू धर्म की कनिका शर्मा और मुस्लिम लड़के साकिब सैफी की शादी ऐतिहासिक होने वाली है। इन सभी तस्वीरों और वीडियो के आधार पर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि साकिब और कनिका ने हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से शादी की है। दोनों परिवारों के लोग भी इस शादी में काफी खुश और उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कपल की तरफ से उनके यूट्यूब चैनल या आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बारे में कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में पूरी सच्चाई क्या है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल सोशल मीडिया पर ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे एकता और प्यार की मिसाल के तौर पर भी देख रहे हैं। अब रुक करते हैं इस बुलेटिन की 5वीं खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपने घर में नमाज पढ़ सकता है, लेकिन बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता। यह आदेश 25 मार्च को जस्टिस सराल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने दिया। मामला बरेली की हसीन खान से जुड़ा है। ये केस हसीन खान की याचिका से जुड़ा है, जिन्हें पहले 24 घंटे पुलिस सुरक्षा दी गई थी, क्योंकि उन्हें घर में नमाज पढ़ने से रोका गया था। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि सुरक्षा का गलत इस्तेमाल हो रहा है और रोज 50 से 60 लोग वहां नमाज पढ़ने आ रहे हैं। सरकार ने कहा कि इतनी भीड़ से इलाके की शांति बिगड़ सकती है। इसके बाद कोर्ट ने हसीन खान से लिखित में वादा लिया कि वो अपने घर पर बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे। कोर्ट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस वादे को निभाएंगे। अगर भीड़ से शांति बिगड़ती है तो प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब उनकी सुरक्षा हटा दी जाए, क्योंकि उनके वकील ने कहा कि इसकी अब जरूरत नहीं है। साथ ही कोर्ट ने बरेली के डीएम और एसएसपी के खिलाफ पहले जारी अवमानना नोटिस भी खत्म कर दिया। ये मामला पहले जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने सुना था, जिन्होंने सुरक्षा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जनवरी 2026 में हसीन खान और दूसरे लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा किया गया चालान भी रद्द कर दिया। इन सभी बातों के साथ कोर्ट ने केस खत्म कर दिया और कहा कि नमाज पढ़ने का हक भी बना रहे और इलाके में शांति भी बनी रहे। इस पूरे मामले के सामने आने पर सोशल मीडिया पर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आई। जाकिर अली त्यागी ने एक्स पर लिखा, सिर्फ कोर्ट का ये आदेश नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए है या घरों में भीड़ के साथ पूजा पाठ जागरण हवन करने वाले हिंदू भाइयों के लिए भी। एक ने लिखा, और फिर पुलिस खुद ही तय करेगी कि छोटी सी भी भीड़ शांति भंग कर रही है और उस पर कार्रवाई कर देगी, वाह भाई वाह। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, मुसलमानों की नमाज कहीं भी शांति के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन अदालत को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि मस्जिद के सामने नाचना, डीजे गानों के जरिए मुसलमानों को गाली देना और रामनवमी, होली जैसे त्योहारों के दौरान जुबानी बदतमीजी करना, इन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एक एक्स यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, मस्जिदों के सामने नाचने से शांति बनी रहती है। नफरती चिंटू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर घोल रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं जो देश की एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हम आपको बताएंगे इस बुलेटिन की 6ठी खबर में। देश में कितने धार्मिक उत्सव उतने विवाद के खतरे हैं। अब तक रामनवमी या अन्य धार्मिक जुलूसों में सांप्रदायिक झड़पों की खबरें और मामले सामने आते रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे मामले दूरदराज के इलाकों से सामने आते थे, लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही। गुरुवार को दिल्ली में निकाली गई हनुमान जयंती शोभा यात्रा में जहां कुछ जगहों पर मुसलमान शोभा यात्रा पर फूल बरसा रहे थे,
वहीं तुगलकाबाद में एक शोभा यात्रा में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मस्जिद पर चढ़कर हनुमान जयंती का झंडा फहरा दिया। हालांकि इससे माहौल खराब होने के पहले ही पुलिस ने संभाल लिया। हनुमान जयंती के मौके पर तुगलकाबाद गांव में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान कुछ शरारती नौजवानों के जरिए शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद पर चढ़कर हनुमान जयंती का झंडा लहराया गया। हालांकि दूसरे पक्ष की तरफ से उग्र भीड़ के इस व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। आनंद फानन में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को बिगड़ने से बचाया और शांति बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की। फिलहाल मौके पर पुलिस टीम तैनात है और स्थिति सामान्य है, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गौरतलब है कि होली के दिन दो पड़ोसियों में विवाद और उसमें एक की मौत के बाद दिल्ली की फिजा लगातार खराब हो रही है। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने इलाके के मुसलमानों से मारपीट करने की खुलेआम धमकी दी थी और उन्हें ईद के मौके पर खून की होली खेलने जैसे बयान देकर भी डराने की कोशिश की गई थी। हालांकि पुलिस ने ऐसे तत्वों से निपटने के लिए ईद के दिन पुख्ता इंतजाम किए थे और ऐसे बयान देने वाले कई लोगों को हिरासत में भी लिया था, लेकिन इसके बावजूद उपद्रवी और असामाजिक तत्वों के हौसले कम नहीं हुए हैं। वो लगातार दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है। सचिन गुप्ता नाम के एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली के तुगलकाबाद में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाल रहे युवकों ने मस्जिद की छत पर चढ़कर डांस किया और वहां भगवा झंडा लहराया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। उन्होंने एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कुछ लोगों ने बिना परमिशन हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकाली। पुलिस ने उन्हें रोका तो वे सड़क पर ही बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। पुलिस ने दर्जनों लोग डिटेन किए। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। एक एक्स यूजर ने लिखा, ये दृश्य देश की राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद के हैं। शोभा यात्रा में शामिल अराजक तत्वों ने शोभा यात्रा के दौरान एक मस्जिद पर अपने धर्म का झंडा लगा रहे हैं। मस्जिद की छत पर खड़े होकर हुड़दंग कर रहे हैं। इस घटना पर सरकार और पुलिस से शिकायत बाद में पहला सवाल उन अभिभावकों से है जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं। दूसरों की इबादतगाहों पर हुड़दंग करना ही धर्म है क्या? इनके माँ बाप इनसे पूछते नहीं कि क्या करने गए थे और क्या करके आए हो? मिल्लत टाइम्स ने भी ट्वीट किया, दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में बुधवार को हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान कुछ उपद्रवी तत्व जबरन एक मस्जिद के वजू खाने की टीन की छत पर चढ़ गए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ये अराजक तत्व न केवल मस्जिद की दीवार से निकली सरिया पर भगवा झंडा लगा रहे हैं, बल्कि हाथों में झंडा और गदा लहराते हुए करीब 10 से 15 मिनट तक छत पर ही हुड़दंग और डांस करते रहे। ड्रंक जर्नलिस्ट ने एक्स पर लिखा, एक और दिन, एक और त्योहार, एक और रैली, एक और मस्जिद निशाने पर। एक एक्स यूजर ने सवाल करते हुए लिखा, फ्रिंज तत्व कौन होते हैं? क्यों एक खास विचारधारा से जुड़े ये अपराधी जो अक्सर मस्जिदों के बाहर नाचते और मुसलमानों पर हमला करते दिखाई देते हैं, उन्हें फ्रिंज कहा जाता है। उनके अपराधों को फ्रिंज कहकर क्यों कम करके दिखाया जाता है? चलिए अब बात करते हैं कैसी मुलाकात की जिसकी चर्चा हर तरफ है, जो अमन और सुकून का पैगाम देने वाली है। आइए बताते हैं उस खास मुलाकात के बारे में इस बुलेटिन की 7वीं खबर में। प्रमुख मुस्लिम आलिम मौलाना सज्जाद नौमानी ने मंगलवार को डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही से मुलाकात की, जो ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई के नुमाइंदे हैं। ये मुलाकात सोमवार को दिल्ली के ईरान कल्चरल हाउस में हुई। इस दौरान उन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाज़ा के बीच मुसलमानों के इत्तेहाद पर जोर दिया। करीब 2 घंटे चली इस मुलाकात में अरबी जबान में गुफ्तगू हुई और शिया सुन्नी इत्तेहाद को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। नौमानी ने कहा, इस जंग में शिया और सुन्नी एक साथ है। ये हक और बातिल की लड़ाई है। तमाम मुसलमान बिना किसी फिरका परस्ती के एक हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने ईरानी नुमाइंदे का पैगाम भी पहुंचाया कि छोटे मोटे फिरकाई इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन बाहरी खतरों के खिलाफ सबको मुत्तहिद रहना चाहिए। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हम एक कौम है। हम ये पैगाम पूरे मुल्क को देना चाहते हैं, उन्होंने कहा। इस मुलाकात में मिल्लत टाइम्स के एडिटर शम्स तबरेज कासमी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मुलाकात को मुनज़्ज़म करने और उसे आसानी से अंजाम देने में अहम किरदार निभाया। मुलाकात के दौरान नौमानी ने ईरान की हिमायत में माली मदद भी दी और एक तहरीरी बयान भी पेश किया। डॉक्टर इलाही ने उनकी इस आमद की तारीफ की और कहा कि इससे लोगों को हिम्मत और हौसला मिला, खासकर तब जब नौमानी की सेहत ठीक नहीं थी। आपको बता दें कि मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब पश्चिम एशिया में तनाज़ा बढ़ रहा है, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, खासकर ऊर्जा और तिजारत पर। फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर फौजी कार्रवाई शुरू की थी, जिसके जवाब में हमले हुए और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर आंशिक पाबंदी लग गई, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फौज 2-3 हफ्तों में वापस आ सकती है, लेकिन अभी भी तनाज़ा जारी है। नौमानी ने अपनी इस मुलाकात को बहुत अच्छी गुफ्तगू बताया और कहा कि उन्हें मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम करने का मौका मिलना एक इज्जत की बात है। ईरान कल्चरल हाउस के ओहदेदारों ने भी इस मुलाकात का मकसद भारतीय मुस्लिम समुदाय को इत्तेहाद का पैगाम देना था।
इस मुलाकात को लेकर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, मौलाना सज्जाद नोमानी ने आज ईरान कल्चर हाउस का दौरा कर एक ऐतिहासिक पल दर्ज किया, एक ऐसा अवसर जिसका उम्मत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मुस्लिम वॉइस स्पेसेस ने एक्स पर लिखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ईरान को सुन्नी खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, आज इसका एक और सबूत देख लो। दुनिया में प्रसिद्ध सुन्नी आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी आज ईरान कल्चर हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही से मुलाकात की और शिया सुन्नी एकता का संदेश दिया। मुलाकात के दौरान मौलाना ने कहा कि ये लड़ाई बातिल ताकतों के खिलाफ है, हक और बातिल की जंग है और पूरी उम्मत ईरान के साथ है। बिल्कुल जब भी हक की लड़ाई होगी पूरी सुन्नी जमात बिना फिरका देखे ऐसे ही खड़ी मिलेंगी। इंशाअल्लाह हम हक पे चलने वाले हैं और हक का ही साथ देंगे। आप सभी अपनी राय कमेंट में दें। आपको बता दें कि AIM स्पोक पर्सन वारिस पठान ने भी एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, मुझे आज अमन कमेटी और जावेद श्रॉफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब और मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल HE सईद रजा मुसैयब मोटलग साहब से मिलने का सौभाग्य मिला। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में ट्रंप अपने बयानों से फिर चर्चा में है। इस बार उन्होंने कहा कि वो US इजराइल ईरान वॉर से कुछ हफ्तों में बाहर हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसे भी तेल चाहिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खुद ले ले। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया है। इन बयानों को लेकर लोग अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। जहां बात जंग की चल रही है तो वहीं आपको इससे जुड़ा एक और अपडेट बताते हैं। आपको इस बुलेटिन की 8वीं खबर में, जंग में सब कुछ जायज है, इस फिल्मी डायलॉग को कहीं सच होते देखना है तो ईरान और इजराइल की जंग पर नजर रखे। यहाँ कुछ भी हो रहा है। मंगलवार 31 मार्च को ईरान ने वार्निंग दी कि अब वो अपने देश पर हर हमले के जवाब में पश्चिमी एशिया इलाके में मौजूद 18 अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों पर मिसाइल मारेगा। किस देश से हमला शुरू होगा इसके बारे में जानकारी नहीं दी है। ईरान की नई वार्निंग उन खबरों के बीच आई जिसमें अमेरिका दावा कर रहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान से बात चल रही है। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया था। 31 दिन से भी ज्यादा वक्त से दोनों पक्षों में मिसाइलबाजी चल रही है। इसके बाद भी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। हालात ये हैं कि जिन लोगों ने ये सब शुरू किया था मामला उनके हाथ से भी निकल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप समझौते की घंटी लेकर घूम रहे हैं लेकिन ईरान उसे अपनाने को तैयार नहीं। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आगाह किया कि अगले कुछ दिन इस युद्ध के लिए बेहद अहम है। अगर तेहरान से कोई समझौता नहीं होता है तो उस पर हमले और तेज होंगे। बता दें कि ट्रंप ने भी कही कि ईरान ने हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला तो वो उसके पावर प्लांट को तबाह कर देंगे। मिसाइल के साथ ईरान पर धमकियां मिल रही हैं लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन धमकियों पर पलटवार करते हुए ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने नई धमकी दी थी कि 1 अप्रैल से पश्चिमी एशिया के इलाके में मौजूद अमेरिकी कंपनियों को भी निशाना बनाया जाएगा। ऐसी 18 कंपनियों की लिस्ट ईरानी सेना ने जारी की है जहां ईरान पर हमले के जवाब में तबाही मचाई जाएगी। इनमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल, IBM, टेस्ला और बोइंग जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं। IRGC ने कहा था कि ये 18 कंपनियां तैयार रहें। बुधवार 1 अप्रैल को तेहरान के समय के मुताबिक रात 8 बजे से ईरान में हर आतंकवादी हमले के बदले में इन जगहों पर तबाही होगी। हालांकि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने उन देशों के नाम नहीं बताए हैं जहां ये हमले किए जाएंगे। आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले ईरान ने दुबई के पास एक तेल से भरे टैंकर में आग लगा दी थी। वो 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद से खाड़ी इलाके में और हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को लगातार निशाना बना रहा है। इसकी वजह से दुनिया में तेल और गैस की आपूर्ति का प्रवाह रुक गया है। भारत भी इस संकट से मुतासिर है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 30 मार्च को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान शांति समझौते के लिए तैयार नहीं होता और हॉर्मुज को नहीं खोलता है तो उसके ऊर्जा ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है। मंगलवार 31 मार्च को इस्माइल बघाई ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन की ओर से केवल नेगोशिएशन का प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव में शांति समझौते के लिए अमेरिका की मांगे भी शामिल है, लेकिन ये प्रस्ताव सीधे अमेरिका से नहीं आया है। कुछ मीडिएटर्स की तरफ से आया है जिसमें पाकिस्तान भी है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही हमने क्लियर स्टैंड लिया है। अमेरिकी सैन्य अभियान अपने फुल फोर्स में है, लेकिन ईरान भी अपनी रक्षा करना जानता है। चलिए अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की 9वीं बड़ी खबर के बारे में जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। लखनऊ में ग्राम सभा की जमीन पर बनी बताई जा रही एक मस्जिद को रात में शहीद कर दिया गया। ये कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई। आदेश के छठे दिन तहसील स्तर के अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बुधवार देर रात 3 बजे 3 बुलडोजर मौके पर पहुंचे। ये मामला बीकेटी तहसील के अस्ती गांव में गाटा नंबर 648 की जमीन से जुड़ा है जिस पर ये मस्जिद बनी हुई थी।
प्रशासन का कहना है कि ये जमीन ग्राम सभा की है। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद करीब 60 साल पुरानी है और इसे लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा था। रात 3 बजे पुलिस और तहसील के अधिकारी 3 बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद की दीवार पर नोटिस चिपकाया गया था और कुछ समय भी दिया गया था। इसके बावजूद जब ढांचा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने खुद कार्रवाई की। तहसीलदार शरद कुमार के अनुसार अस्ती गांव के मोहम्मद साहिबान और लाल मोहम्मद को नोटिस दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद सरकारी खलिहान की जमीन पर बनी है। उन्हें ये स्ट्रक्चर हटाने और 36,000 रुपए का जुर्माना देने को कहा गया था। इन लोगों ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने तहसील के आदेश को सही माना और कहा कि जमीन की नाप में कोई गलती नहीं है। हालांकि कोर्ट ने 36,000 रुपए का जुर्माना माफ कर दिया। एडीएम प्रशासन राकेश सिंह के मुताबिक कार्रवाई के दौरान विरोध की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने साफ कहा कि अवैध कब्जा हटाया जाएगा और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। इसके बाद रात 3 बजे पीएसी फोर्स के साथ टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे चली कार्रवाई में मस्जिद को पूरी तरह शहीद कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि यह अवैध निर्माण था, जबकि दूसरी तरफ स्थानीय लोगों और मुस्लिम समुदाय का कहना है कि ये मस्जिद नई नहीं थी, बल्कि दशकों से वहां मौजूद थी और लोग यहां नियमित तौर पर नमाज पढ़ने आते थे। लोगों ने ये भी कहा कि वे सिर्फ नमाज पढ़ने जाते हैं और मस्जिद के निर्माण से उनका कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें सुनवाई के दौरान पूरा मौका नहीं मिला और गवाहों से जिरह करने का अधिकार नहीं दिया गया। वहीं कोर्ट ने कहा कि यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 67 के तहत ऐसे मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाती है और हर मामले में गवाहों से जिरह जरूरी नहीं होती। कोर्ट ने ये माना कि जमीन ग्राम सभा की है और कब्जा करने वाले लोग अपना कानूनी हक साबित नहीं कर सके। इसी आधार पर बेदखली का आदेश सही माना गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार और एडीएम के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन ये भी कहा कि याचिकाकर्ताओं का मस्जिद के निर्माण में सीधा रोल साबित नहीं हुआ, इसलिए जुर्माना खत्म किया जाता है। ये फैसला जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने शाहबान और अन्य की याचिका पर सुनाया। मुस्लिम आईटी सेल ने एक्स पर लिखा, योगी की उत्तर प्रदेश सरकार और बुलडोजर। शहर पूरी तरह जागने से पहले लखनऊ के बीकेटी इलाके में 60 साल पुरानी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इस ध्वंस कार्य के दौरान भारी यूपी पुलिस तैनात थी और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के तहत किया गया। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यादें, आस्था और इतिहास है, जो सुबह के शुरुआती घंटों में मिटा दिया गया। #इंडियन मुस्लिम्स। चलिए अब रुक करते हैं इस रिपोर्ट की 10वीं खबर की तरफ, जिसमें हम ऐसी सच्चाई का खुलासा करेंगे जिसको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक मुस्लिम होटल संचालक खाने में थूक कर ग्राहकों को परोस रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कई यूजर्स मुस्लिम समुदाय की आलोचना कर रहे हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनोज श्रीवास्तव नामक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ये देखो हमारे पाले गए सांप। अगर आप लोग इसको नफरत फैलाना कहेंगे तो आप ऐसा ही समझो, हम तो इनसे नफरत करेंगे। अगर आपको थूक लैट्रिन मिला हुआ खाना पसंद है तो आप रोज खाएं। ये खाना सेकुलर कांग्रेस इंडी को ही मुबारक हो। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ फैन, गोडसे का भक्त और विनोद कुमार सिंह रैकवार सहित कई अन्य यूजर्स द्वारा भी इस वीडियो को ऐसे ही दावे के साथ शेयर किया गया है। DFRAC की टीम ने वायरल वीडियो की जांच में पाया कि ये किसी होटल का वास्तविक वीडियो नहीं है, बल्कि इस वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है। DFRAC टीम ने वीडियो को गौर से देखने पर पाया कि होटल के बोर्ड पर कुछ शब्द लिखे गए हैं जो किसी भी भारतीय भाषा के नहीं है। आमतौर पर ऐसे शब्द AI जनरेटेड वीडियो में देखने को मिलते हैं, जहां शब्द बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होते हैं। वहीं वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि होटल संचालक ग्राहक के सामने ही थाली में थूक कर खाना परोसता है और आश्चर्यजनक रूप से ग्राहक उसे स्वीकार भी कर लेता है, जो सामान्य परिस्थितियों में किसी भी ग्राहक द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके बाद आगे की जांच के लिए DFRAC टीम ने वायरल वीडियो की जांच AI डिटेक्टर टूल्स हाइव, मॉडरेशन, detectvideo.ai और undetectable.ai पर की। इन तीनों की जांच में परिणाम सामने आया कि वायरल वीडियो के AI जनरेटेड होने के चांस 70% से ज्यादा हैं। वहीं DFRAC ने इस वीडियो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए AI विशेषज्ञ मयंक शर्मा से संपर्क किया। मयंक ने उन्हें बताया कि वीडियो वास्तविक घटना का प्रमाण नहीं है, बल्कि इसे AI टूल्स या एडिटिंग तकनीकों की मदद से बनाया गया है। मयंक के मुताबिक ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट स्मूथ होने के बजाय फ्लोट या अचानक बदलती हुई नजर आती है। ये AI वीडियो जनरेशन की आम खामी है। DFRAC के फैक्ट चेक से साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो AI जनरेटेड है और इस वीडियो का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, इसलिए यूजर्स का दावा फेक है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।